नमस्कार। यहाँ पे आ जाएंगे थोड़ा इस तरफ, ताकि इस तरफ वालों को भी देखना हो। चलिए यहाँ बीच में ही आ जाता है। बहुत बढ़िया, यहाँ डाइस लगा दो। ना डाइस की जरूरत नहीं है, डाइस यहाँ लगा दो। इसकी कोई जरूरत नहीं डाइस की। नहीं आने दो सर, आने दो, यहाँ पे आने। यहाँ पे भी लोग बैठे, यहाँ पे वेरी थोड़ा साइड में जरा जोरदार तालियां बजाइए तो पहले आप या उस साइड इस तरफ कर दे, इस तरफ को या इस तरफ को कर दे, कर दीजिए कपड़े इस तरफ को कर दे। बहुत बढ़िया। मुझे आज यहाँ सोसाइटी में आके बड़ी खुशी हुई। सुबह से बैठ के चल रही है चुनाव की, और मैं बड़े गौर से सुन रहा था। आपके लोकप्रिय विधायक नेता जो होनहार भी हैं और पूरे समर्पण की भावना से काम करते हैं। लंबी सूची इन्होंने अपने सरकारों की बताई। मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि हर चीज को इसको याद है, वो कागज नहीं देखना पड़ रहा, सब चीज बता रहे हैं क्या किया है और क्या करना चाहते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा था। जानू बारी जी जो मेरे एक प्रिय मित्र और लंबे समय के साथी DS बाली जी के होनहार पुत्र हैं। उनके पिताजी के साथ में कई बार इस इलाके में आया। उनकी कमी हम महसूस करते हैं जरूर, पर अच्छा लगा कि आज ये भी अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करने में लगे हैं और हर कोशिश कर रहे हैं कि इलाका आगे बढ़े। ये चुनाव का समय है और देर काफी हो गई। मैं देख रहा हूँ कि लोग जा रहे हैं। दीदी 5 मिनट लगने। अच्छा खाना खा के रोटी चली गई, रोटी खा के आ जाए दीदी। रोटी नहीं आइए दीदी, रोटी खाने जाने दो। ये चुनाव का समय, मैं अपनी कुछ बात कहने आया था। हर सभा में मैं कुछ न कुछ कह आया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बातें जो मैं पिछले 3 हफ्ते से कह रहा हूँ बड़ी बड़ी जनसभाओं में वो आप तक पहुँच रही है। आप इस तरफ आ जाएंगे भाई, इस तरफ प्लीज। बस ठीक है, परफेक्ट। मैं यही जानना चाहता था कि आप में से कितने लोग हैं, सबके पास शायद ना पहुंची हो, तो निरंतर जो कुछ बातें जो होते हैं चर्चा में वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप तक पहुंची होंगी बात, सुनी है आप में से कुछ लोग। जैसा आपको बताया गया, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश और आग्रह दोनों पर यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। उस आदेश को मैंने सिर झुका के स्वीकार किया। जानू भी, जिन्होंने आग्रह किया, सब साथियों ने किया, और बाद में नतीजा ये कि मैं आपके बीच हूँ। काफी दिनों से, कई सप्ताह से ब्रह्मा जी बात कर रहे थे। मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं था क्या हुआ, ना कहा था ना सोचा था, और अचानक हालात बने और मैं आपके मध्य आ गया। इसलिए मैंने कहा कि लगता है जिंदगी के इस पड़ाव में लंबे समय तक मैंने काम किया है सार्वजनिक जीवन में, शायद ये कोई बुलावा आया है, कोई आदेश है कि अब ये काम भी कुछ करना बाकी है।
ये इलाका मेरे लिए नया नहीं। कुछ लोगों को गलतफहमी थी, शायद उनसे ज्यादा ये इलाका अनुज शर्मा लगेगा। चंबा और कांगड़ा का कोई हिस्सा नहीं जहाँ दशकों पहले मैं ना गया। मुझे चंबा में लोग मिले, जो मेरा जिला कांग्रेस का अध्यक्ष था नीतीश आडा, आज भी है, उसके पहले वाला भी जिंदा है, उसके बाद वाला उसको बनाया था जब अध्यक्ष 46 साल पहले बनाया था। यहाँ पे जो आपके नगरोटा में के अध्यक्ष थे भारद्वाज जी, उनको पूछिए उनको भी कितने साल, लगभग उतने साल पहले बनाया। तो मैं हिमाचल युवक कांग्रेस का अध्यक्ष 1978 में था। तो जो वहाँ उस वक्त मैंने इकाइयां बनाई हैं ब्लॉक की, जिले की, सबको 46 साल हो चुके हैं। और उनके आगे बच्चे भी हैं, मेरे जमाती भी हैं, जो मेरे साथ पढ़े हैं कॉलेज में, हिमाचल विश्वविद्यालय में, अलग अलग जगह चले गए। सब लोग सियासत में नहीं रहे, कोई सरकारी अधिकारी बन गए, कोई फौज के अफसर बन गए, कोई बैंकर्स बन गए, वो सब मिल रहे हैं, कहीं रिटायर हो गए, सबकी उम्रें हो गई। तो जहां जा रहा हूं कांगड़ा और चंबा में पुरानी यादें ताजा हो रही है, पुराने साथी मिल रहे हैं। जानू जी ने आपको बताया हिमाचल और इस क्षेत्र के विकास के लिए मैंने हर जिम्मेवारी मिलने पर कुछ काम करने की कोशिश की है। संगठन के लंबे अनुभव, संगठन और सरकार, अनुभव दोनों जगह का रहा, उसके साथ शासन और प्रशासन का। बड़ी संस्थाओं को इन्होंने जिक्र किया, मैं दोहराना नहीं चाहता। मेरी सोच संस्थाएं बनाने की है, समाधान ढूंढने की है, विकास जो कि देश के भविष्य से जुड़ा हो, खास तौर पे हमारे बेटे बेटियों के, जो हमारी धरोहर है। समाज, माता पिता हमेशा अपने बच्चों का जीवन में उन्नति देखना चाहते हैं। अगर उच्चतम शिक्षा के संस्थान बनाए गए या बड़े बड़े औद्योगिक एरिया बनाए गए, इसी दृष्टिकोण से, इसी सोच से बने हैं। हमारे साथी उसका विस्तृत उल्लेख आपको देंगे, कुछ बातें पहुंच गई, बहुत तो कह दी गई, तो सूची बहुत लंबी है वो, हिमाचल की भी और हिंदुस्तान की भी। आज आपका पासपोर्ट बनता है हिमाचल के अंदर, आपको धर्मशाला पालनपुर में मिल जाता है पासपोर्ट। जब मैंने पहला पासपोर्ट बनाना था, हिमाचल में पासपोर्ट नहीं बनता। सब लोगों को हम बड़े होते गए, पर यह मुसीबत रही। आपके आशीर्वाद से, हमारे नेतृत्व के, जब मैं विदेश मंत्री बना, सबसे पहला फैसला था हिमाचल में, शिमला में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, उसके बाद डिविजनल। आज पूरे हिमाचल एक दो जगह छुट्टी मुझे मालूम है, खासतौर पे अभी मैं चंबा में गया तो मैंने देखा चंबा में नहीं है, वो भी समाधान हम करेंगे। यहाँ के हालात मैंने देखे हैं, इस बार भी होगा। जाहिर है कि मेरी जन्मभूमि शिमला, कर्म भूमि पूरा हिमाचल और पूरा भारत है। मैं उन चंद लोगों में से होऊंगा जिनको ये सौभाग्य मिला प्रदेश से देश में जाने का, और हिंदुस्तान का एक जिला नहीं, एक भी जिला जहां मैं ना गया, और काम करने के लिए, पर्यटन के लिए नहीं। आज जब आपके बीच आपको ये देखना है कि इस चुनाव में क्या बात है, क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या कहा जा रहा है, राजनीतिक संवाद का रुख क्या है, वे आपकी वोट के माध्यम से आप सरकार बनाएं। अगले 5 साल के लिए इस देश का भविष्य आप तय करेंगे। सिर्फ देश का नहीं, बल्कि अपने समाज का, अपने बच्चों का भी भविष्य। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको फैसले करने हैं देश के। ये याद रखना जरूरी है कि
वोट का अधिकार कैसे मिला, कितने लंबे संघर्ष के बाद मिला, ये कितना बेशकीमती है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। आजादी के बाद हमने एक संवैधानिक प्रजातंत्र हिंदुस्तान में स्थापित किया, जिसने आपको बराबरी के अधिकार दिए, संविधान सबको। ये देश बहुत बड़ा है, इसमें 30 सूबे हैं, 30 राज्य हैं, इसमें 18 भाषाएं हैं, अलग अलग मजहब हैं। इसलिए इस देश की विविधता को समझते हुए, उसका सम्मान करते हुए केवल कांग्रेस पार्टी लेकर आगे चल सकती है। आपको बता दिया गया है कि कितनी वायदा खिलाफी हुई। जो वायदे दिए गए थे आपको, वो पूरे नहीं हुए। ये आपको तय करना है कि जिन्होंने आपको वचन दिए थे और आपने उम्मीद रखी थी कि ये पूरे होंगे, क्या उनको वोट देनी चाहिए या नहीं, ये फैसला आपको करना है। आज बीजेपी के नेतृत्व के मुंह से आपको बेरोजगारी और महंगाई ये शब्द कभी सुनने को नहीं मिलेंगे। फिर भी आज कहा जाता है मोदी की गारंटी, जो हर जगह पे लिखा हुआ। अब कौन सी गारंटी, नई गारंटी कौन सी है? पहले पुरानी गारंटी का हिसाब ले लीजिए। हमने जो गारंटी कभी दी है सारी पूरी करी है, बड़े काम किए हैं। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी के देख लीजिए और पिछले 10 साल देख लीजिए। यहाँ बातें ज्यादा हुई हैं, काम कम हुआ है। उससे पहले 10 साल में काम हुआ है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी शोर नहीं मचाते थे, ज्यादा बोलते थे, और एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक मजबूत भारत 2014 में मिला था। और आपकी और मेरे देश का सफर 2014 में शुरू नहीं हुआ, ये भी याद रखना जरूरी है। अगर तुलना कभी होगी, इतिहास लिखा जाएगा, तो वो 10 साल स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ। और पिछले 10 साल जो खत्म हो रहे इस मई में, 16 मई 2024 को वो 10 साल पूरे हो गए थे। 10 साल में जो ये बताया गया कि इससे पहले भारत में कुछ नहीं था, कुछ नहीं बना था, पहले के राष्ट्र निर्माण का जिन लोगों ने त्याग किया, कुर्बानी दी, उनका अपमान निरंतर होता रहा। पर इस 10 साल अन्याय काल के रूप में लिखा जाएगा। जो न्याय हुआ है, चाहे वो नोटबंदी के गलत फैसले का, देश के अन्नदाता किसानों पर जो अत्याचार हुआ, 1 साल तक वो बैठे रहे, दिल्ली छावनी की तरह बना दी गई। किसानों को एक प्रजातंत्र के अंदर अपनी गुहार लगाने के लिए देश की राजधानी में जाने से रोका गया, वो पूरी दुनिया ने रोका। और पिछले साल जो हिमाचल के साथ हुआ, जब आपदा आई, हजारों मकान खत्म हो गए लोगों के, हजारों लोग बेघर बैठ गए, सैकड़ों की मृत्यु हो गई, हमारी सड़कें टूट गई, पुल टूट गए। केंद्र की सरकार ने 1 रुपया हिमाचल को नहीं दिया राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से। हिमाचल की सरकार ने अपने सीमित साधनों से लोगों की मदद की, चाहे मकान बनवाने का मुआवजा दिया 7 लाख, और जो जरूरत थी वो किया गया। आपको ये सवाल करना होगा कि ये क्या हिमाचल के साथ न्याय था या संवैधानिक अधिकार हमारा नहीं था? अंत में मुझे यही कहना कि जो भी कांग्रेस ने कहा था, चाहे ओपीएस थी या 1500 रुपए थे महिलाओं के, वो फॉर्म आपने भर दिए हैं और भी भरवाएं। वो चुनाव खत्म होते ही अप्रैल महीने से आपको मिलेंगे। ये मैं मुख्यमंत्री ने भी वचन दिया है, बीजालू ने भी कहा, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ वो आपको मिलेंगे। हमारा केंद्र का मैनिफेस्टो, बुनियादी बात समझ लीजिए, हिमाचल का चुनाव नहीं हो रहा,
सिर्फ 6 उपचुनाव हैं हिमाचल में। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, यहाँ देश की बातें बहुत जरूरी हैं। आज अगर आज जो बातें की जा रही है, दूसरी तरफ से हमारे विरोध पक्ष के द्वारा चुनाव की घोषणा से पहले जो कह दिया गया, पार्टियों ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, अपने घोषणा पत्र नहीं लाए, और वो अहंकार की आवाज उठी है 400 पार की, वो एक खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि वो देश का संविधान बदलना चाहते हैं। जिस संविधान से आपको अधिकार मिलते हैं, ये तब तक सुरक्षित हैं जिस दिन तक हिंदुस्तान कायम और संविधान, जिस दिन संविधान बदला जाएगा कोई अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा। ये याद रखिए, यही एक अवसर है उसको रोकने का, वरना दशकों लग जाएंगे और कई पीढ़ियों को संघर्ष करना पड़ेगा। ये छोटी बात नहीं, ये पुल तब बनेंगे, संस्थाएं तब बनेंगी जब देश का संविधान कायम रहेगा, देश में संसदीय प्रजातंत्र जिंदा रहेगा। अगर वो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि देश के लोग वो सब समझ चुके हैं, असलियत जानते हैं, वो कोई गलत फैसला करेंगे। क्योंकि माँ बाप ने भी सोच के विश्वास किया था। 10 साल पहले जो 8 साल के बच्चे थे वो आज 18 साल के हो गए, वो मतदान करेंगे, पहली बार का वोटर बनेंगे। माँ बाप ने तो 10 साल पहले जिन्होंने दिया भी था, यही सोच के दिया था कि जब बच्चे बड़े होंगे जिनका भविष्य सुरक्षित है, कोई रोजगार की कमी नहीं होगी, सारा देश अच्छा बनेगा। आज वो समझ चुके, तो ये फैसला आज जनता इसको सोच के करेगी, और जो ये दावा है वो गलत साबित होगा। ऐसा कहना प्रजातंत्र में स्वीकार्य नहीं है, ये जनादेश का भी अपमान है, संविधान का भी अपमान है। मैंने पूरे इलाके में जाके कांगड़ा और चंबा के देखा है कि यहाँ की क्षमता कितनी है और बड़े काम कितने हो सकते हैं। मुझे हैरानी भी हुई और ये दुर्भाग्य की बात है कि इन इलाकों में इतना काम हो सकता है, इतने रोजगार के अवसर बन सकते हैं, खुशहाली लाई जा सकती है, जो नहीं हुई। चाहे वो पर्यटन की बात है, टूरिज्म की बात है, केवल पर्यटन एक शब्द नहीं है, लाखों रोजगार उससे पैदा होता है। इको टूरिज्म है जो पर्यावरण से नहीं टकराता, एडवेंचर टूरिज्म है, यहाँ तो टेम्पल टूरिज्म भी, धार्मिक पर्यटन, ये तो यहाँ पर हमारी शक्तिपीठ हैं, माताओं के मंदिर हैं। मेरी ये सोच है कि उनकी भव्यता को बढ़ाएं, और अगर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा हो सकती है तो यहाँ हमारी देवियों के, देवताओं के दर्शन के लिए बड़े पैमाने पर लोग आते हैं पूरे हिंदुस्तान से, तो देश के बाहर भी जो लोग आस्था रखते हैं वो क्यों नहीं आते, बड़े पैमाने पर ये काम होते। हम एक शायद आज जारी कर दिया होगा धर्मशाला से हमारे कार्यालय ने, मुझे मालूम नहीं, कहा था मैंने, एक विस्तार में कौन सी प्राथमिकताएं मेरी रहेंगी इन विकास से जुड़े मुद्दों पर, वो आज जारी कर दिया होगा। वो आप तक जानू और इनके साथ ही घर घर पहुंचाएंगे। हिमाचल में हमारी सरकार कायम है। बीजेपी ने जो हमारे साथ पिछले साल सौतेला व्यवहार किया था, इसीलिए कि हिमाचल की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था और कांग्रेस की सरकार बनी। एक साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आपके मुख्यमंत्री, उन्होंने सरकार को गिराने की भी कोशिश की। इनकी आदत खराब है, हमारी कई जगह पे सरकारें गिराई है, ये कोई अच्छे संस्कार नहीं। इन्होंने अरुणाचल में, सीमावर्ती राज्य में कांग्रेस की सरकार गिराई, उत्तराखंड में गिरा, मणिपुर में भी गिराई, मध्य प्रदेश में गिराई, कर्नाटक में गिराई, हिमाचल में रुक गई। अब जो उपचुनाव था उसका नतीजे आ जाएगा। हिमाचल के लोग
इस तरह के धोखे को खरीद फरोख्त से सरकार गिराना पसंद नहीं करती। सरकार मजबूत रहेगी, अपने वायदे पूरे करेगी, मजबूती से काम करेगी, अपनी पूरी करेगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। वक्त बहुत हो चुका है, सब लोगों को जाना है, मुझे इसका एहसास है, इसीलिए मैं अपनी बात बहुत कम कर रहा हूँ। सिर्फ आपसे यही निवेदन करना है कि निर्णय करें राज्य के, देश के भविष्य के लिए, हिमाचल के भविष्य के लिए और यहाँ के विकास के लिए। आपका आशीर्वाद मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और मुझे कांग्रेस के एक उम्मीदवार के रूप में, प्रत्याशी के रूप में, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।